Welcome to VLearn Virtual Learning Network. Welcome to session 10 of Computers. इस सेशन में हम पढ़ेंगे फंक्शंस के बारे में। फंक्शंस होते क्या हैं, क्या काम करते हैं हमारे फंक्शंस। टॉपिक्स टू बी कवर्ड। इस सेशन में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। फर्स्ट, familiarize with the use of hash include directive and its requirement in the program. हम लोग इसमें पढ़ेंगे हमारी हेडर फाइल्स का क्या यूज होता है, क्यों हम लोग मेंशन करते हैं हैश इंक्लूड हेडर फाइल का नाम, और उसकी क्या रिक्वायरमेंट है हमारे एक पर्टिकुलर प्रोग्राम में। देन define the functions including in math.h, ctype.h and string.h as a header files. हम लोग functions में कैसे define करते हैं अपनी फाइल्स में, हेडर फाइल्स में, जैसे कि math.h हो गई, ctype.h हो गई, string.h हेडर हो गई। तो ये फाइल्स हम लोग कैसे ऐड ऑन करते हैं अपने functions में। Then explain the characters handling functions which helps in input output operations. वो वाले कैरेक्टर्स जो हमें functions में हेल्प करते हैं input output operations को परफॉर्म करने के लिए। Define inline function and function with default value. Inline functions कौन से होते हैं, function with default values कौन सी होती हैं, ये सब हम इस सेशन में कवर अप करेंगे। Now first come hash include directive. Hash include directive क्या करता है। hash include directive हमारे कंपाइलर को इंस्ट्रक्शंस देता है जो भी हमारा फाइल है उसको रीड करना और उसको इंक्लूड करना अनदर फाइल में को एक करंट फाइल में। अगर हमारा कंपाइलर कंपाइल करता है हमारे एंटायर कोड को, तो उसमें हमारी जो हेडर फाइल्स हैं वो दो तरीके से हम लोग इंक्लूड करते हैं। फर्स्ट, हैश इंक्लूड iostream.h और हैश इंक्लूड :iostream.h। तो ये दो तरीके होते हैं जिस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, अपनी हेडर फाइल्स को मेंशन करते हैं, अपनी हेडर फाइल्स को ऐड ऑन करते हैं। The header files with an angle bracket means the file reside in a standard include directory. तो जब भी हम लोग एंगल ब्रैकेट्स लगाएंगे, एंगल ब्रैकेट्स मेंशन करेंगे अपने डायरेक्टरी को, तो उसका मतलब क्या होता है कि जो हमारी फाइल है वो रिसाइड करती है हमारी केस में डायरेक्टरी में ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो अगर हम लोग फर्स्ट वाला यूज करते हैं एज अ हेडर फाइल, तो उसका क्या मतलब है, द फाइल रिसाइड्स इन अ स्टैंडर्ड इंक्लूड डायरेक्टरी। अगर हमारी हेडर फाइल डबल कोट्स में है तो इसका मतलब होता है कि जो हमारी फाइल है वो हमारी किस में रिसाइड कर रही है, हमारी जो करंट डायरेक्टरी है उसमें हमारी जो है फाइल रिसाइड करती है। नाउ आफ्टर दैट कम्स लाइब्रेरी फंक्शंस। अगर हम लोग लाइब्रेरी फंक्शंस की बात करते हैं जो C++ है हमें प्रोवाइड करते हैं, जो बिल्ट इन फंक्शंस हमारे होते हैं, और ये बिल्ट इन फंक्शंस हमारा जो प्रोग्रामिंग टाइम है उसको क्या करता है, सेव करता है। अगर हम लोग मैथमेटिकल फंक्शंस की बात करते हैं तो मैथमेटिकल फंक्शंस जैसे साइन हो गया, कॉस हो गया, ये सारे मैथमेटिकल फंक्शंस हमारे जो हेडर फाइल math.h है उसमें डिफाइंड होते हैं, उसमें मेंशन्ड होते हैं। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कैरेक्टर फंक्शंस की, तो कैरेक्टर फंक्शंस जितने भी कैरेक्टर टाइप फंक्शंस होते हैं उनको हम लोग मेंशन करते हैं ctype.h हेडर फाइल में। अगर हम लोग कैरेक्टर फंक्शंस की बात करते हैं तो हमारे पास जो नीचे टेबल लिस्ट है उसमें ये सब मेंशन्ड है। फर्स्ट, स्ट्रिंग फंक्शंस। अगर हम लोग स्ट्रिंग फंक्शंस की बात करते हैं तो स्ट्रिंग फंक्शंस हमारे प्रेजेंट होते हैं string.h हेडर फाइल में।
उसके बाद कंसोल इनपुट आउटपुट फंक्शंस। अगर हम लोग कंसोल इनपुट आउटपुट फंक्शंस की बात करते हैं तो इन फंक्शंस में बेसिकली हम लोग इंक्लूड करते हैं, जैसे गेट कैर हो गया हमारे पास कोई करेक्टर वैल्यू को गेट करने के लिए, पुट कैर कोई करेक्टर वैल्यू को पुट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं, गेट्स, पुट्स। तो ये सारे फंक्शंस हैं जब वो हम लोग यूज करते हैं। अगर हम लोग गेट कैर फंक्शन की बात करते हैं तो गेट कैर फंक्शन बेसिकली हम लोग यूज करते हैं जब भी हम लोगों को कोई सिंगल कैरेक्टर रिटर्न करना होता है कोई स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस से। इसमें हम लोग कोई पैरामीटर नहीं रखते, जो हमारी जो रिटर्न वैल्यू होती है वो क्या होता है, हमारा एज अ इनपुट कैरेक्टर होता है। तो अगर हम लोग जनरल फॉर्मूले की बात करें या जनरल फॉर्म की बात करें गेट कैर फंक्शन की, तो वो होता है a इक्वल्स टू गेट कैर ब्रैकेट्स सेमीकोलन। अगर हम लोग a की बात करते हैं यहाँ पे, तो a क्या है, हमारा टाइप कैरेक्टर, और ये क्या काम करता है, इनपुट कैरेक्टर फ्रॉम कीबोर्ड एंड असाइन अ वेरिएबल टू a. So if we talk about a getChar function, a getChar function returns a single character from a standard input device keyboard. It takes no parameter and the return value is a input character. The general form of a getChar function is a equals to getChar. A variable a is a type of character. It inputs a character from the keyboard and assign it to variable a. अगर हम लोग बात करते हैं पुट कैर फंक्शन की, तो पुट कैर फंक्शन बेसिकली हमारा क्या करता है, एक आर्ग्यूमेंट लेता है, जो आर्ग्यूमेंट हमारा हम लोग किसको सेंड करते हैं, हमारी आउटपुट डिवाइस को। ये हमें कैरेक्टर की वैल्यू भी रिटर्न करता है एज अ रिजल्ट। अगर हम लोग जनरल फॉर्म की बात करते हैं पुट कैर फंक्शन की, तो वो होता है पुट कैर ch ब्रैकेट ओपन ch ब्रैकेट क्लोज सेमीकोलन। जो ch है हमारे पास वो काम क्या कर रहा है, एज अ टाइप ऑफ कैरेक्टर। So if we talk about a putchar function, a putchar function takes one argument, which is a character to be sent to the output device. It also returns this character as a result. The general form of putchar function is putchar bracket open ch bracket close. This command is terminated. Then after that, where ch is a variable of type character. Now comes the gets function. अगर हम लोग गेट फंक्शन की बात करते हैं तो गेट फंक्शन बेसिकली हमारा क्या काम करता है, जब भी हमारी कोई भी स्ट्रिंग जो टर्मिनेट हो जाती है न्यू लाइन कैरेक्टर से, तो उसको हम लोग स्टैंडर्ड इनपुट आउट स्ट्रीम एसडीएन में यूज करते हैं। तो गेट जो है हमारा जो रिप्लेस करता है न्यू लाइन को बाय नल कैरेक्टर, और ये अलाउ करता है जितने भी हमारी इनपुट स्ट्रिंग है उनको व्हाइट स्पेस कैरेक्टर्स में ऐड ऑन करने के लिए। तो गेट रिटर्न करता है जब हम लोग एनकाउंटर करते हैं कोई भी न्यू लाइन, और हर एक लाइन हमारी कहां पे कॉपीड हो जाती है, ए पे। सो इफ वी टॉक अबाउट द गेट्स फंक्शन gets a string terminated by a new line character from a standard input stream SDIN. The gets replace the new line by null character. It also allows the input string to contain a white space characters, space tabs, and gets return when it encounters a new line. Everything in new line is copied into A. Gets A semicolon. कुछ और फंक्शंस की अगर हम लोग यहां पे बात करेंगे, जैसे कि get ch and get che functions। अगर हम लोग जनरल फॉर्म बात करते हैं get ch and get che की, तो वो है हमारी ch equals to get ch ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज स्टेटमेंट टर्मिनेटेड।
ch1 equals to get ch, ब्रैकेट ओपन क्लोज, टर्मिनेटेड। अगर हम लोग ch और ch1 की बात करते हैं तो ch और ch1 हमारे क्या है, वेरिएबल ऑफ टाइप कैरेक्टर। ये कोई भी आर्गुमेंट नहीं रहेंगे और ये दोनों, इन दोनों को रिक्वायर्ड है हमारी conio.h हेडर फाइल। अगर हम लोग इसको एग्जीक्यूट करवाते हैं तो हमारा कर्सर ब्लिंक करता है और जो यूजर है उसको कोई ना कोई कैरेक्टर क्या करना पड़ेगा, टाइप करना पड़ेगा। सो अगर if we talk about some more functions, the getch and getche functions we are talking about. The general form of getch and getche function is ch equals to getche, ch1 equals to getch, statement terminated. Ch and ch1 are the variables of type character. They take no arguments and require the conio.h as a header file. On execution, the cursor blinks, the user must type a character. The value of character is returned from getche is assigned to ch. The getche function echoes the character on the screen. That's why there is an e in getch. Another function getch is similar to getche but does not echo the character on screen. अगर हम लोग getche की बात करते हैं तो जो वैल्यू हम लोग उसमें असाइन करेंगे वो वैल्यू को क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा और उसको असाइन करेगा ch को जाके। अगर हम लोग getche फंक्शन की बात करते हैं तो getche फंक्शन बेसिकली क्या करता है, जो भी हमारा फंक्शन है उसको हमारी कैरेक्टर्स को स्क्रीन पे इको करता है, इसलिए हमारे पास getche में e प्रेजेंट है। अगर हम लोग दूसरे फंक्शन की बात करते हैं, वो फंक्शन है हमारा getch, वो फंक्शन हमारा सिमिलर है किसके, getche, मगर ये हमारा जो कैरेक्टर स्क्रीन है उस पे इको नहीं करता, उसके आगे फॉरवर्ड नहीं करता। So the user defined C++ function is a C++ function is a grouping of program statements in a single unit. The main is an essential function in a C++ programs. If there is a single function in a program, it may be named as main. The main function is a starting point for an execution of a program. अगर हमारे पास कोई सिंगल फंक्शन है प्रोग्राम में तो हम उसको नेम कैसे करते हैं, हम उसको मेन से नेम कर देते हैं और जो मेन फंक्शन है वो क्या डिफाइन करता है, हमारे प्रोग्राम की स्टार्टिंग पॉइंट को डिफाइन करता है और हम लोग उसको एग्जीक्यूट करवाते हैं एक प्रोग्राम में। अगर हम लोग डेफिनेशन की बात करते हैं, द डेफिनेशन ऑफ मेन हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, मेन ब्रैकेट ओपन क्लोज, curly bracket starts, main program की statements, curly bracket close. Now comes function prototypes. अगर हम लोग function prototypes की बात करते हैं तो function prototypes हमारा define करता है कि हम लोग क्या इन्फॉर्म कर रहे हैं अपने कंपाइलर को अबाउट द फंक्शन जो हम लोग प्रोग्राम में यूज करते हैं, जो आर्ग्यूमेंट हम लोगों ने लिए, जो वैल्यूज हम लोगों ने ली, उनको रिटर्न करवाने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, फंक्शन प्रोटोटाइप्स का। So, वो फंक्शंस जो कोई भी वैल्यूज नहीं रिटर्न करते उनको हम लोग क्या कहते हैं, void functions. So if we talk about the function prototype, the function prototype informs the compiler about the functions to be used in a program, the argument they take and the type of value they return. Functions which do not return any value are known as void functions. अगर हम लोग बात करते हैं आर्ग्यूमेंट्स टू द फंक्शंस कि हम लोग कौन कौन से आर्ग्यूमेंट्स अपनी एक फंक्शन में पास ऑन करेंगे, कई बार ऐसा होता है कि हम लोग अगर कोई फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तो वो हम लोगों को कुछ वैल्यूज देता है, तो वो क्या होता है हमारे पास कॉलिंग ऑफ फंक्शंस, और वो वैल्यूज हम लोग क्या कहते हैं, उन वैल्यूज को हम लोग कहते हैं पैरामीटर्स।
So arguments to a function. Sometimes the calling of function supplies some values to the called function, and these are known as parameters. The variables which supply the values to the calling function is called actual parameters. The variables which receive a value from a call statement are termed as formal parameters. वो वैल्यूज जो हम लोग सप्लाई कर रहे हैं, हम लोग जो फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, तो वो हमारे होते हैं एक्चुअल पैरामीटर्स। और वो वैल्यूज जब हम जो रिसीव कर रहे हैं, वो वैल्यूज जो हम लोग वैल्यू स्टेटमेंट को कॉल कर रहे हैं, तो वो उन स्टेटमेंट्स को हम लोग क्या कहते हैं, उन वैल्यूज को हम लोग कहते हैं फॉर्मल पैरामीटर्स। अगर हम लोग रिटर्न टाइप की बात करते हैं, एक फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या होता है? हम लोगों ने ऊपर वाले प्रोग्राम में पढ़ा, द एरिया ऑफ सर्कल इज डिस्प्ले इन द फंक्शन एरिया इटसेल्फ। If the area of the circle required in the calling function main, the function area may return the area evaluated function main. अगर हम लोग फंक्शन एरिया की बात करते हैं यहाँ पे, तो हम लोग क्या काम करते हैं, कोई भी एरिया होता है सर्कल का एरिया की अगर हम लोग बात करते हैं, तो हम लोगों को रिक्वायर्ड है उस फंक्शन को कॉल करना किसमें, मेन में। अगर फंक्शन एरिया हमारा रिटर्न हो रहा है और एरिया हमारा एवेल्यूएट हो रहा है टू मेन फंक्शन, अब बात करते हैं हम रिटर्न टाइप ऑफ अ फंक्शन। In the above program, the area of a circle display in a function area itself. If the area of the circle is required in the calling function main, the function area may return the area evaluated to the main function. अब हम बात करते हैं ग्लोबल और लोकल वेरिएबल्स की। अब वेरिएबल्स की बात करते हैं, तो हम लोग प्रोग्राम्स में दो तरीके से हम लोग अपने जो वेरिएबल्स है वो डिक्लेयर कर सकते हैं। फर्स्ट लोकल वेरिएबल और सेकंड ग्लोबल वेरिएबल। अगर हम लोग बात करते हैं लोकल वेरिएबल्स की, तो वेरिएबल्स जो हम लोग विद इन द बॉडी ऑफ द फंक्शंस डिक्लेयर कर रहे हैं और उनको ऑर्बिलेट कर रहे हैं ओनली विद इन द फंक्शंस, तो वो होते हैं हमारे लोकल वेरिएबल। जो पोर्शन होता है हमारे प्रोग्राम्स का इन विच वेरिएबल इज रिटेन्ड इन द मेमोरी इज नोन एज स्कोप ऑफ द वेरिएबल। जो हमारा स्कोप है लोकल वेरिएबल का, वो क्या ऐसा है, इज अ function where it is defined. So if we talk about a local variable is declared within a body of a function and will be evaluated only within the function. The portion of the program in which variable is retained in the memory is known as scope of the variable. The scope of the local variable is a function where it is defined. A variable may be a local to the function or a compound statement. Now comes global variable. A variable that is declared outside any function is known as global variable. कोई भी वेरिएबल जो हम लोग फंक्शन के बाहर डिफाइन करेंगे वो हमारा कहलाता है ग्लोबल वेरिएबल। और इसका स्कोप क्या होता है, जब हमारा वेरिएबल एक्सटेंड होता है टिल द एंड ऑफ द प्रोग्राम, द वेरिएबल्स आर अवेलेबल टू ऑल फंक्शन which follow their declaration. So it should be defined at the beginning before any function is defined. If in a program a variable a is declared as a local as well as global. So a variable that is declared outside any function is known as global variable. The scope of such variable extends till the end of the program, and these variables are available to all functions which follow their declaration. So it should be defined at the beginning before any function is defined if in a program variable a is declared as a local as well as global. Variables and storage class. The storage class of a variable determines which part of programs can access it and how long it stay in the existence. अगर हम लोग storage class की बात करते हैं, तो वो determine करता है कि कौन सा प्रोग्राम का पार्ट हम लोग एक्सेस कर रहे हैं और कैसे ये लॉन्ग एग्जिस्टेंस में स्टे करेगा। तो स्टोरेज क्लास हमारी क्लासिफाई होती है ऑटोमेटिक, रजिस्टर, स्टैटिक और एक्सटर्नल।
Automatic variable. All variables by default are automatic or auto. That is the declaration int a and auto int a area equivalent. Auto variables retain their scope till the end of the function in which they are defined. जिस भी फंक्शन में हम लोग उसको डिफाइन करेंगे वो अपनी वैल्यूज नहीं लीव करेंगे. फिर उसके बाद आते हैं हमारे रजिस्टर वेरिएबल. A register declaration is an auto declaration. A register variable has all the characters of an auto variable. The difference is that the register variable provides a fast access as they are stored inside the CPU registers rather than in memory. The register and auto can be applied to the local variable. Now comes static variable. अगर हम लोग बात करते हैं स्टैटिक वेरिएबल्स की, तो स्टैटिक वेरिएबल्स हमारे वो वेरिएबल्स होते हैं जो हमारे कोई एक मल्टीफाइल प्रोग्राम्स में हम लोग यूज करते हैं या ऑटोमेटिक वेरिएबल की विजिबिलिटी में हम लोग यूज करते हैं, तो वो हमारे होते हैं स्टैटिक वेरिएबल्स. द वेरिएबल मे बी स्टैटिक ऑटोमेटिक वेरिएबल और स्टैटिक एक्सटर्नल वेरिएबल. The later one is the meaningful only for the multi-file programs. A static automatic variable has the visibility of a local variable, but the lifetime of an external variable. Thus, it is visible only inside a function in which it is defined, but it remains in the existence for the life of the program. If in the previous programs auto int s is equal to 0 is changed to static int s equals to 0. Now come external variable. A large program may be written by a number of persons in different files. A variable is declared in global in one file will not be available to the function in another file. Such a variable, if required by the function in both the files, and should be declared global in one file at the same time declared external in the second file. Now comes calling of a function. A function can be called using either of the following methods. First, call by value. Second, call by reference. अगर हम लोग बात करते हैं इनलाइन फंक्शंस की, इनलाइन फंक्शंस हमारे मेमोरी की जो स्पेस है उसको सेव करते हैं, क्योंकि फंक्शन जो हम लोग कॉल कर रहे हैं वो सेम कोड के लिए हम लोग उसको एग्जीक्यूट करवा रहे हैं. तो कंपाइलर जब उन फंक्शंस को देखता है वो उसको कॉल करता है और वो नॉर्मली जंप करता है हमारे फंक्शन पे. So if we talk about the inline function saves the memory space because all the calls out to the function causes the same code to be executed. When the compiler sees the function call, it normally jumps to the function. At the end of the function, it jumps back to the statement following the call. While the sequence of the events may save the memory space, it takes some extra time to save the execution time in short functions. Inline functions is used. Each time there is a function call, the actual code from the function is inserted instead of a jump up function. The inline function is used only for the shorter code. Function with the default arguments. वो वाले फंक्शन जिनके ऑलरेडी डिफॉल्ट कोई वैल्यू होती है. C++ allow करता है to call a function without specifying all its arguments. In such cases, the function assigns a default value to a parameter which does not have a matching argument in a function call. Default value are specified when the function is declared. The compiler knows from the prototype how many arguments function uses for calling. Now comes function overloading. This means that some function name can be used to create a function that perform a variety of different tasks. This is known as function polymorphism in OO. The function would perform different operations depending on the argument list in function call. The correct function be invoked is determined by checking the number and types of arguments. Now these are the questions to do it yourself. Happy learning, we learning.